नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चर्चा तमाम अहम खबरों का करेंगे, उनके मायने भी समझाएंगे, लेकिन शुरुआत मानवीय संवेदना को झकझोरती एक हृदय विदारक घटना से। श्रद्धा से भी विभत्स मौत। महिला के सिर पर चाकू से वार। शकील मियां ने दोनों हाथ काटे। पीठ और छाती पर मारा चाकू। विरोध करने की क्रूरतम सजा। घर आने से रोकने की सजा मौत। तड़प तड़प कर नीलम की मौत। शकील मियां ने मार डाला। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर को लोग भूल भी नहीं पाए कि बिहार के भागलपुर में श्रद्धा जैसा विभत्स हत्याकांड सामने आया। यहां कसाई बन चुके शकील मियां की शिकार बनी नीलम देवी। शकील ने नीलम देवी के शरीर पर चाकू से दर्जनों वार किए, बेरहमी से शरीर के अंग काट डाले और फिर उसे तड़पता छोड़कर फरार हो गया। इस जघन्य वारदात में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दर्द, ये पीड़ा उस नीलम देवी नाम की महिला का है, जो बेरहमी की शिकार होने के बाद मौत से पहले ये बयान लोगों के सामने दिया था। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र की रहने वाली ये महिला अब इस दुनिया में नहीं है। इसे दिल्ली की श्रद्धा जैसी हैवानियत का शिकार बनाया शकील मियां ने। वही शकील मियां जिसने बड़ी ही बेरहमी से नीलम देवी पर सरेराह चाकू से दर्जनों बार वार किया, सिर पर वार किया, छाती पर हमला किया, दोनों हाथ काट डाले और पीठ पर भी चाकू से वार कर फरार हो गया। पीरपैंती के सिंघिया पुल के पास नीलम बाजार से अपने घर लौट रही थी, लेकिन उस पर धारदार हथियार से वार कर मरने के लिए तड़पता छोड़ शकील भाग खड़ा हुआ। नीलम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति ने शकील मियां को अपने घर पर आने से रोका था। परिजनों का आरोप है कि शकील गलत नियत से उसके घर आना चाहता था, लेकिन मना करने पर वो पागल हो गया और नीलम देवी पर रास्ते में ही हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को भागलपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक नीलम की जान जा चुकी थी। शकील मियां ने जिस बर्बरता से वार किया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शकील कितना बड़ा सनकी और शैतान है। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर। कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया। शकील पर आरोप है कि वो महिला का पीछा करता था, बार बार घर पर आने की कोशिश करता था। नीलम के पति अशोक यादव ने उसे घर पर आने से रोका। विरोध करने पर चाकू से गोदकर शकील ने उसे मार डाला। वारदात के बाद परिजन मदद की आस में पुलिस से संपर्क करते रहे। कोई मदद मिल जाए इसकी गुहार लगाते रहे, चीखते रहे, लेकिन पीरपैंती के थानेदार ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। पुलिस को सुबह 10 से 12 बार कॉल किया, लेकिन एक भी बार कॉल वो रिसीव नहीं किया, नहीं उधर से कॉल किया। इनको फोन किए थे? पुलिस को, पीरपैंती थाना बड़ा वाला बाबू को। नहीं फोन उठाए? नहीं, वो फोन नहीं उठाए। एक सिरफिरा सरेराह किसी महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर देता है।
वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस है कि संज्ञान लेना तक मुनासिब नहीं समझती। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि भागलपुर की श्रद्धा का शकील कहां है? अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पीड़ित का फोन पुलिस ने क्यों नहीं उठाया? लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई कब? न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और वहीं इस बेहद खौफनाक वारदात के बाद सियासत से जुड़े नेताओं ने भागलपुर कांड की कड़ी निंदा की है। आरोपी को कठोर सजा दिलाने की मांग की जा रही है, तो वहीं बीजेपी इस कांड को सांप्रदायिक नजरिए से जोड़कर देख रही है। संबंध में वहाँ के एसपी बता रहे हैं कि जो मृतका थी और जो आरोपी हैं इनके बीच पहले से जान पहचान थी। सभी आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और सबकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। इस मामले पर राज्य सरकार गंभीर है और इस मामले को कोई राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग इसको जो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं और जो अपराधी है उसको यथाशीघ्र पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। हाँ, इसको हम चाहेंगे इसको धर्म से जोड़ करके न देखा जाए। बिहार में मैं शुरू से कहता हूं कि जो पीएफआई के जदयू के द्वारा पोषित अफसर बैठे हैं और राजद में जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, उन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। और दिल को दहला देने वाली श्रद्धा कांड जैसी इस हैवानियत को समझिए। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की तर्ज पर भागलपुर के पीरपैंती में भी इस तरह की वारदात हुई। आरोपी शकील मियां ने बीच सड़क पर एक महिला को चाकुओं से लहूलुहान कर दिया। बीच सड़क पर महिला की तड़प तड़प कर जान निकल गई, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय पुलिस से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन थानेदार ने फोन ही पिक नहीं किया। यह भी समझने वाली बात है कि परिजन बेहद जख्मी हालत में महिला को लेकर भागलपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। महिला को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। पीड़ित महिला ने आरोपी शकील का नाम अपने आखिरी वीडियो में बताया है। पुलिस इतने देर बाद भी नहीं जागती है। दोपहर बाद आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुर्नी सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इस एक सीट का उपचुनाव सत्ताधारी महागठबंधन के साथ ही विपक्षी बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। नीतीश तेजस्वी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक डाली। कुर्नी की जंग इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां जेडीयू और बीजेपी के साथ ही वीआईपी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर गुरुवार को आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने इस एक सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। वैसे कुर्नी में मुकाबला चौतरफा दिख रहा है। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी से केदार गुप्ता, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीलाभ मिश्रा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मुर्तजा अंसारी चुनाव मैदान में हैं। यानी मुकाबला कुल मिलाकर चौतरफा है। मतदान से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुर्नी में 320 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथों तक पहुंच चुके हैं। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और पोलिंग पार्टीज़ की भी सुविधा के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ काफ़ी स्मूथ चल रही हैं, वो उपलब्ध कराई हैं। हाल ही में हुए मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में 1-1 की बराबरी पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच खत्म हुआ था, लेकिन कुर्नी की सिटिंग सीट आरजेडी ने जेडीयू को इस बार दे दी है। ऐसे में नीतीश की प्रतिष्ठा तो दांव पर है, उनके साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा इम्तिहान है।
तभी तेजस्वी अपनी सभाओं में पिता लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लोगों से इमोशनल कार्ड खेलते भी दिखे। तो वहीं बीजेपी जीत के दावे कर रही है। नाक की लड़ाई बनी कुढ़नी सीट पर जनता का आशीर्वाद आखिर किसे मिलता है, इसका फैसला तो नतीजे के दिन ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कुढ़नी की लड़ाई के इस मायने को समझते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट का उपचुनाव चौतरफा मुकाबला बन चुका है। चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, इसके अलावा वीआईपी और एआईएमआईएम के बीच भी कुढ़नी में टक्कर हो रही है। नीतीश कुमार ने यहां पहली बार तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की है। पिछले 2 उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए थे। तब दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार मैदान में थे। अब यह भी समझना जरूरी है कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। कुढ़नी सीट पर आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट को जेडीयू के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में नीतीश के साथ ही बीजेपी के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने कुढ़नी में पिता लालू प्रसाद के नाम से इमोशनल कार्ड खेला। जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि किनका आशीर्वाद किसके साथ है, जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। कुढ़नी उपचुनाव क्यों अहम है, यह भी हम समझ लेते हैं। नीतीश ने कामकाज गिनाया, तेजस्वी ने इमोशनल कार्ड खेला और उपचुनाव के परिणाम से जातीय समीकरण तय होंगे। हार जीत से पार्टियों की रणनीति बदलेगी। जेडीयू उम्मीदवार हारा तो महागठबंधन को एक झटका लगेगा और बीजेपी की अगर जीत होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह अच्छा संकेत माना जाएगा। पढ़ेंगे आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। गोड्डा में गोवंश की तस्करी का खेल चल रहा है। सुंदर पहाड़ी इलाका गोवंश की तस्करी का सेफ जोन बन चुका है। दरअसल बिहार से गोड्डा होते हुए बंगाल तक तस्करों का जाल फैला हुआ है। देखिए न्यूज़ 18 का यह बड़ा खुलासा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, गोवंश की तस्करी के लिए यह तस्करों का पसंदीदा सड़क बन चुकी है। 2 जोड़ों में बंधी ये जो गायें दिख रही हैं, ये बिहार से गोड्डा के रास्ते पाकुड़ और फिर बंगाल तक का सफर तय करेंगी। तस्करी के इस नेटवर्क में सबका हिस्सा बटा हुआ है। दरअसल बिहार से लेकर बंगाल तक गोवंश की तस्करी का जाल फैला हुआ है। यहां 2 गोवंश को एक साथ बांधकर उन पर खास निशान लगाया जाता है, जिसके बाद उसे पाकुड़ के हिरनपुर ले जाया जाता है। फिर वहां से दूसरे व्यापारी उसे बंगाल तक ले जाते हैं, जिसके बाद उसे कहां ले जाया जाता है उस बारे में किसी को पता नहीं होता। झारखंड में गौ तस्करी के लिए ये रास्ता सबसे सुलभ होता हुआ जा रहा है। न्यूज़ 18 ने पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बिहार से गौ तस्कर गाय को लाते हैं। फिर सुंदर पहाड़ी के ठीक पहले एक हाट लगता है, उस हाट से इस गाय को इसी तरीके से गोवंश, हम कहेंगे कि गोवंश को इस तरीके से एक साथ बांधा जाता है और फिर उसे लेकर दूर तलक ले जाया जाता है। वो कहाँ जाते हैं वो इन ले जाने वाले को भी पता नहीं होता है, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि इस गौवंश को इस रास्ते से बंगाल तक का सफर तय कराया जाता है। और इनमें से समानता आप देख सकते हैं कि तमाम जो गोवंश है उनमें से समानता आपको ये देखने को मिलेगी कि इन्हें एक साथ 2 को बांधा जाता है। आप देखिए कि तमाम जो गोवंश होंगे वो इस एक साथ 2 को बांधकर ऐसे यहाँ से पाकुड़ के रास्ते बंगाल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। गोवंश की तस्करी के खेल में बड़ा रैकेट शामिल है। हर ग्रुप का अपना काम बटा है, सबके पैसे भी फिक्स हैं। तस्करी के इस काले खेल में स्थानीय लोगों की भी बड़ी भूमिका है। कहाँ लेके जाते हैं? एक बार कहाँ पर?
कितना दूर तक लेके जाइए? हिरणपुर जाएगा। हिरणपुर यानी कि पाकुड़ का हाट है और पाकुड़ के हाट तक की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। आप लोग हिरणपुर तक पैदल ही लेके जाते हैं? हाँ, पैदल के लिए। कहाँ से लिए अभी? बंकाहटिया से हिरणपुर, और हिरणपुर के बाद फिर इसको कॉल वहीं बेच रहा है, हटिया बेच रहा है। हिरणपुर से फिर। और ये आता कहाँ से है यहाँ? या उधार से लेके आता है सब व्यापारी, लेके हमें यहाँ से ले जाता है, इधर से लेके आता है सब। यहाँ आप से लोगों को यहाँ से ले जाने का कितना पैसा देता है? हम लोग मजदूरी जाता है। कितना मजदूरी मिलता है? 1000 रुपए। मतलब कितना गाय है आपके साथ? 10। इस तरीके से कितना जत्था लगभग जाता है? कितना जत्था लगभग जाता है इस तरह से? ऐसा कितना जाता है माल? कितना जाता है अपना से? हाँ, बहुत माल जाता है। खुलेआम चल रहे गोवंश की तस्करी के इस खेल पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम है। न्यूज 18 ने पहले भी कई बार गोवंश की तस्करी के खेल का खुलासा किया है। एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए साफ हो गया है कि कैसे तस्करों का नेटवर्क प्रशासन को खुली चुनौती देकर इस काले धंधे में लगा है। किस तरीके से चारों ओर जो गौवंश है उसे पहले एक साथ बांधा जाता है और इस तकलीफ से यहाँ से इन्होंने बताया कि इसे हिरणपुर तक पहले पैदल ले जाया जाएगा, हिरणपुर से फिर अगले हाट के लिए ले जाया जाएगा। बंगाल तक का सफर जो है वो तय कर बंगाल तक ले जाएगा ना, उधर का व्यापारी आएगा, उधर का दूसरा व्यापारी होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं कि सिर्फ गोड्डा से जो गौवंश ले जाया जा रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि बंगाल के रास्ते वो कहाँ तक जाता है इसकी जानकारी यहाँ स्थानीय ले जाने वाले को भी नहीं होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और चलिए अब इस खबर के मायने समझते हैं। झारखंड में पशु तस्करी काफी सक्रिय है। आए दिन सीमावर्ती जिलों में पशुओं की तस्करी की खबर आती रहती है। बिहार से गोड्डा होते हुए बंगाल तक तस्करों का ये जाल फैला हुआ है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड इलाके से पशु की तस्करी का खुलासा हुआ है। गोवंश की तस्करी के खेल में एक बड़ा रैकेट शामिल है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज 18 पर यह खुलासा हुआ है उससे यही लगता है। बढ़ेंगे आगे। पटना पुलिस ने एक बड़े चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने चोरों को 2 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। इन पर 6 महीने में 21 चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। गिरोह ने दीपावली और छठ के समय कई घरों को निशाना बनाया था। चोर गिरोह के बदमाश एसी मैकेनिक, प्लम्बर, मिस्त्री बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अपराधियों के पास से चोरी का 30 लाख का सोना जब्त किया गया है। गिरफ्तार 8 आरोपियों में 5 आभूषण विक्रेता हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस ने चोरी के ज्वेलरी के साथ 1,41,000 रुपए कैश भी जब्त किया है। साथ ही चोरी के काम में लाए जाने वाले कटर, छेनी, हथौड़ा भी बरामद किए गए हैं। ये लोग कलकत्ता में और नेपाल में भी जाके छिपते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी निशानदेही पे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। तकरीबन 560 ग्राम सोना जो इन लोगों ने विभिन्न घरों से चुराया था वो रिकवर हुआ है, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 30 लाख रुपया है। तकरीबन 1 केजी 95 ग्राम चांदी, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपया है, और 1,41,000 रुपया इनसे नगद अभी तक रिकवर हुआ है। प्लस ये जो ताला तोड़ने के लिए और शटर तोड़ने के लिए कटर, प्लास, शैनी, हथौड़ी वगैरह रखते थे, ये इन लोगों से रिकवर हुए हैं। इनके गिरफ्तारी से अभी तक टोटल 21 चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। हम लोगों ने जो पीड़ित हैं उन लोगों को भी बुलाया है उनको आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। इसमें जो 5 सुनार जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक महाराष्ट्र का भी है। और लूट के इतने बड़े खुलासे के मायने खुद समझिए। दरअसल राजधानी पटना में लूट की वारदातें आए दिन होती रहती हैं। पुलिस को अपराधी खुली चुनौती देते हैं। पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहते हैं। करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरों के पास से 30 लाख रुपए का सोना भी जब्त किया गया है। और यह भी समझने वाली बात है कि पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी के साथ 1,41,000 रुपए कैश भी जब्त किया है। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 5 आभूषण विक्रेता शामिल हैं। इनमें से एक आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। मतलब ये कि बिहार में चोर गिरोह के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस के इस खुलासे के बाद से चोरी की वारदातों में कमी आएगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है।
राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल रही है। आज भी जाम में 2 एम्बुलेंस फंस गईं। रांची के मेन रोड के पास 2 एम्बुलेंस करीब 20 मिनट तक फंसी रही। जाम में फंसकर एम्बुलेंस लगातार हॉर्न बजाती रही, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान और जाम से निजात पाने के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जाम की समस्या जस की तस है। और खबर के मायने समझिए। रांची की ट्रैफिक समस्या से लोग आए दिन जूझते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार कार्रवाई का दावा भी किया जाता है, लेकिन हालात आपके सामने हैं और आपने देखा कि किस तरह से बीच सड़क पर 2 एम्बुलेंस करीब 20 मिनट तक फंसी रही। अतिक्रमण अभियान और ट्रैफिक जाम से निगम भी प्रभावित है। बावजूद इसके सड़कों की स्थिति बेकाबू दिखाई दे रही है। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में देरी हुई, किसी भी मरीज की जान जा सकती थी। ट्रैफिक रूल कहता है कि एम्बुलेंस को पहले पास दिया जाए। ट्रैफिक रोककर मरीजों को ले जाने का नियम भी होता है। इस दौरान वीआईपी गाड़ियों तक को रोक दिया जाता है, लेकिन किस तरह से ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी रही आप देखकर समझ सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का कल सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होना है और इसे लेकर इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी डोनेट करेंगी। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है कि जिन्होंने लाखों करोड़ों जनता को आवाज दी, उनके लिए दुआ करें, सब मिलकर आज। तो लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार के लिए कल का दिन काफी अहम है, क्योंकि कल लालू प्रसाद का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है और उनको किडनी डोनेट उनकी बेटी रोहिणी आचार्य कर रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, इसके साथ ही राबड़ी देवी मौजूद हैं सिंगापुर में। और लालू के लिए उनकी बेटी ने बहुत ही इमोशनल ट्वीट किया है, क्योंकि वो खुद किडनी डोनेट कर रही हैं और अपने पिताजी के लिए कर रही हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पूरे देश को दुआ करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो। बढ़ेंगे आगे। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स में पटना की बेटी सुधा कुमारी ने परचम लहराया है। सुधा 4 गोल्ड और 1 सिल्वर अपने नाम वापस कर पटना लौटी हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया। सुधा ने 41 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया है। उनका एक बेटा भी है और सुधा खुद जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं। सुधा से बात की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ गेम में बिहार की बेटी ने नाम कमाया है। बिहार की बेटी पटना की रहने वाली सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर अपने नाम कर वापस अपनी जमी यहाँ पटना एयरपोर्ट पहुंची है। कैसा लग रहा है, कितनी खुश नजर आ रही है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार माला पहनाकर इनका वेलकम किया है। सोच कर गई थी आपकी 4 गोल्ड लेकर आएंगी? जी, मैं पूरी मेहनत की थी इस बार। मतलब पिछले 6 महीने से इस गेम की तैयारी कर रही थी कि मेरे को इस बार मेडल लेके ही आना है। और 11 साल बाद मैंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस बार परफॉर्म किया। सुधा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद भी अपने खेल के जज्बे को कायम रखा और आज साबित भी कर दिया कि आप बस टाइम पास नहीं कर रही थी, वास्तव में आप खेल रही थी और बिहार का मान बढ़ा रही थी। कितना मुश्किल रहा? जी, मैं इसके लिए सबसे पहले अपने हस्बैंड का धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मेरे पावर लिफ्टर, मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। हर एक क्षण पे मेरा पावर लिफ्टिंग, बोलते तुम पावर लिफ्टिंग के लिए ही बनी हो, जब तक तुम्हारा शरीर चले तुम करो। इसके अलावा माँ बाप, सास ससुर, मेरे पूरे विभाग के लोग, मेरी टीम। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।